नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। जब जिंदगी का सहारा सर से हट जाए तो पैरों के नीचे की जमीन भी खिसक जाती है। ऐसी हालत में जब आगे पीछे कोई ना हो, उस वक्त किसी का सहारा मिलना एक ऐसे भ्रम में डाल देता है जिससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम हर्षिता है। मैंने जिस माहौल में आंख खोली वो इंसानी व्यवहार की कठोरता और कड़वाहट से भरा हुआ था। मेरे पिता मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किया करते थे और मेरी दादी और बुआ भी इस मामले में पूरा साथ देती थीं। दादा का देहांत हो चुका था। न जाने मेरे पिता को मेरी माँ पर किस बात का गुस्सा था कि छोटी सी बात पर भी वो मेरी माँ को बुरी तरह अपने गुस्से का निशाना बनाते थे। ये सब देखकर मैं बचपन से ही मानसिक रूप से आहत हो चुकी थी। अब मुझे हर मर्द को देखकर डर लगता था और मुझे रोने पर भी पिता और दादी की तरफ से मारपीट का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद मुझे रोने का भी हक नहीं था और मैं ऐसे ही घुट घुट कर अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती थी। मैं 5 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस समय गर्भवती थी। इसके बावजूद मेरे पिता मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आते थे। कुछ महीनों बाद मेरी माँ ने मेरे भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरी दादी बहुत खुश हुई और मेरे पिता की तरफ से भी मेरी माँ पर होने वाले जुल्म कुछ कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। वो कभी कभी माँ पर हाथ उठाने से बाज नहीं आते थे। खानदान का वारिस मिलने की खुशी में अब मेरी दादी और बुआ ने भी मेरी माँ पर जुल्म करना थोड़ा कम कर दिया था। जब मेरा भाई 6 साल का हुआ तब मैं लगभग 11 साल की हो चुकी थी। न जाने वो कौन सा अशुभ दिन था जब मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का कोई बर्तन टूट गया। उस बात पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया। दादी का कहना था कि ये सेट उनकी माँ का दिया हुआ था, इसलिए उनकी माँ की निशानी टूटने से वो बहुत नाराज हो रही थी और मेरी माँ को मारने लगी। आवाज सुनकर मेरे पिता भी बाहर आ गए और अपनी माँ के कहने पर मेरी माँ को बुरी तरह पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मार के निशान पड़ गए थे और उनके सिर से खून बहने लगा था। मार खाते खाते माँ ने जिंदगी में पहली बार मेरे पिता को अपनी सफाई देने की कोशिश की तो उस पर मेरे पिता और भी ज्यादा आग बबूला हो गए। दादी के कहने पर उसी वक्त मेरे पिता ने मेरी माँ को घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया और साथ ही तलाक देने का फैसला सुना दिया। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। माँ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे पिता को जरा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने लगी तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया और कहने लगी, ये हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ, हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। ये एक और जुल्म था जो एक माँ पर किया जा रहा था, उससे उसकी औलाद भी छीनी जा रही थी। मेरी माँ की लाख विनती के बावजूद भी उन दरिंदों पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। ये सब देखकर मेरा भाई, जो उस वक्त सिर्फ 6 साल का था, बुरी तरह रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माँ के साथ जाना है, लेकिन मेरे पिता ने उसे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया और दादी मेरे भाई को जबरदस्ती गोद में लेकर अंदर चली गईं। उसके बाद मेरे पिता ने मेरी माँ और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी, मुझे अपने सीने से लगाए रोती रही। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे। उनकी सांत्वना और दिलासे की बातें जारी थीं, लेकिन मेरी माँ का तो सब कुछ लुट चुका था। मोहल्ले वाले मेरे पिता को गालियां दे रहे थे, लेकिन उन जैसे इंसान पर इन बातों का क्या असर हो सकता था। बहुत देर तक वहां बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझे लिए अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़ी। मैं जिंदगी में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को अपने घर वालों से मिलने की भी इजाजत नहीं थी, हालांकि वे इसी शहर में रहते थे। जब मेरी माँ घर पहुंची तो जैसे घर में मातम सा छा गया। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरे पिता मेरी माँ को तलाक दे सकते हैं और फिर बेटे को भी छीन सकते हैं। मेरे 2 ही मामा थे और दोनों उस समय शादीशुदा थे। नाना इस दुनिया में नहीं थे और नानी ही जिंदा थीं। वो बेटों के रहमो करम पर थीं। उन्होंने अपने बेटों की मिन्नत करके अपनी बेटी को घर में रहने की इजाजत तो दिलवा दी। मामा भी शायद इसलिए मान गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पिता को अपनी गलती का एहसास होगा और वो मुझे और मेरी माँ को वापस ले जाएंगे। लेकिन पिता तो जैसे ठन गए थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में तलाकनामा मेरी माँ के पास भिजवा दिया। उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया। सब मेरी माँ के पीछे पड़ गए। मेरी दोनों मामियाँ और मामा मेरी माँ से बिल्कुल खुश नहीं थे। यहाँ तक कि मेरे दोनों मामा मेरी माँ पर ही इल्जाम लगा रहे थे कि तुमने ही अपना घर नहीं बसाया, जरूर तुम्हारा ही कुछ कसूर रहा होगा जो उस इंसान ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। घर वालों का ये व्यवहार भी मेरी माँ को अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थीं। जब पति ने तलाक दे दी हो तो उसके बाद भाइयों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, और जब भाई ऐसे हों तो फिर उनकी पत्नियां जुल्म का कोई भी मौका हाथ से जाने कैसे दे सकती थीं। वहां रहने के बदले मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं उस समय 11 साल की थी, इसलिए हर काम में मुझे भी घसीट लिया जाता था और सारा दिन मुझे भी जानवरों की तरह काम करना पड़ता था। मेरी नानी मजबूर थी और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उस समय स्कूल जाया करती थी, लेकिन नानी के घर आने के बाद मामा ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना चाहा,
लेकिन ये भी मेरे मामा की इज्जत को गवारा न हुआ कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहन को नहीं पाल सकते, और वो लोगों की बातें भी सुनना नहीं चाहते थे। मेरी माँ ने मुझे पहले तो कुछ समय तक घर पर बिठाए रखा, लेकिन फिर मेरी नानी ने मामियों की विनती करके मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया और खर्च के नाम पर मिलने वाले कुछ रुपयों को जोड़ जोड़कर मेरे स्कूल की फीस भरने लगी। मेरी नानी ने जाकर स्कूल के हेडमास्टर से बात की थी कि मुझे यूनिफॉर्म और किताबों की कमी के चलते तंग न किया जाए। मैं उस समय 5वीं कक्षा में थी। किसी न किसी तरह पढ़ते हुए मुझे 3 साल और बीत गए और मैं 8वीं कक्षा में आ गई। अब मैं 14 साल की हो चुकी थी। फिर एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। इस घर में नानी ही हमारे लिए घनी छांव थी, वो भी हमें छोड़कर चली गई थी। नानी के जाते ही मेरी माँ का उस घर में रहना एकदम बेहाल हो चुका था। सारा दिन गधों की तरह मेरी माँ घर के सारे काम करती रहती थी और मेरी दोनों मामियाँ मेरी माँ पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकती थीं। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी जरा सी बात पर मार पीट का निशाना बनना पड़ता था। मेरी मामियाँ अब घर में हमें बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थीं और यूं एक दिन मेरे मामा ने जबरदस्ती मेरी माँ की शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी जिसे पहले से ही मुझसे भी बड़ा एक बेटा था। मेरी माँ तमाम हालात में कुछ नहीं कर सकती थीं। यूं वो मुझे लिए अपने नए पति के पास आ गईं। लेकिन मामा के द्वारा किया गया ये फैसला मेरी माँ के हित में अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा सौतेला पिता बहुत अच्छा था और उसने हमसे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा। उसने मुझे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दिया। उसका एक ही बेटा था जो मुझसे 3 साल बड़ा था। उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो सारा दिन आवारागर्दी ही किया करता था। मेरे नए पिता ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सरकारी स्कूल से हटाकर एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं तो देखकर हैरान होती थी कि कहाँ मेरा अपना सगा पिता मेरी कदर नहीं करता था और मेरी माँ को भी मारता पीटता था, और कहाँ मेरा सौतेला पिता जो मेरी माँ को भी रानी की तरह रखता था और मुझे भी शहजादी समझता था। इस दुनिया में इंसानों के कितने रंग होते हैं ये सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अब तक मैंने औरत की बेकदरी ही देखी थी, अब पहली बार किसी घर में औरत की इज्जत होते देख रही थी। मेरे सौतेले पिता की मेहरबानी से मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी और अब ग्रेजुएशन कर रही थी। तभी मेरी जिंदगी में एक और हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। मेरे उस सौतेले भाई ने कभी भी हम दोनों माँ बेटी को दिल से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वो अपने पिता की वजह से चुप रहता था। हाँ, हमें देखकर नाक भौं सिकोड़ना और हमसे बात न करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पिता ने उसे कई बार इस बात पर डांटा भी था, लेकिन वो जवान गर्म खून था तो उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। मैं इस समय 20 साल की थी और मेरा ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था जब एक दिन मेरी माँ और सौतेले पिता एक हादसे का शिकार हो गए। वे मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी एक ट्राली से जा टकराई। मेरी माँ तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी, लेकिन मेरे पिता की सांस अभी चल रही थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मैं और मेरा सौतेला भाई रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। मेरा सौतेला पिता, जो मेरे लिए सगे पिता से भी बढ़कर थे, पट्टियों में लिपटे पड़े थे। उन्होंने इशारे से हम दोनों को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, विकास, मरते वक्त मैं बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि हर्षिता का ध्यान रखना। ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन इसे सगी बहन ही समझना। मैंने हर्षिता को अपनी सगी बेटी समझा है और उसे सगी बेटी वाली मोहब्बत दी है। तुम भी मेरे इस रिश्ते का मान रखना और हर्षिता का ध्यान रखना। ये कहते कहते मेरे पिता ने मेरे सौतेले भाई का हाथ थाम लिया। मेरा भाई भी उस समय रो रहा था और उसने रोते हुए अपने पिता से वादा किया कि वो मुझे अपनी बहन की तरह समझेगा। मेरे भाई से वादा लेते ही मेरे पिता इस दुनिया से चले गए। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी जो मेरे सिर पर टूट पड़ी थी। अब मेरे सिर पर मेरे सौतेले भाई के अलावा कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी अब आगे मेरे साथ क्या क्या करने वाली है। माँ पिता की मौत के बाद मेरा भाई, जो उस समय लगभग 23 साल का था, वो अपने पिता से किया हुआ वादा भूल गया। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहती, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। वो हम दोनों माँ बेटी को अपने घर पर आने वाले इस हादसे का जिम्मेदार समझता था और मुझे मनहूस कहा करता था। मेरी उसकी जिंदगी में पहले भी कोई कद्र नहीं थी, लेकिन मेरे सौतेले पिता ने मुझे शहजादी बनाकर रखा था। अब मेरे भाई ने एकदम से मुझे आसमान से उतारकर जमीन पर पटक दिया था। मैं तो उसे अपना भाई ही समझती थी, भले ही वो सौतेला था, लेकिन उसने मुझे कभी अपनी बहन नहीं माना था। पिता के मरने के बाद पिता की किराने की दुकान मेरे भाई के कब्जे में आ गई थी, जिसने सारी जिंदगी कोई काम ही नहीं किया था। अब उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था, तो वो धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता चला गया और एक ही साल में जुए जैसी लत में फंसकर उसने वो पूरी दुकान बर्बाद कर दी।
यहाँ तक कि वो घर भी बेचना पड़ा। अब हम उसी घर में, जो मेरे सौतेले पिता की मिल्कियत थी, किराएदार बनकर रह रहे थे। लेकिन मेरे भाई ने इस सबसे कोई सबक नहीं सीखा था और उसके जुए का सिलसिला लगातार जारी था। घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब कई कई दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और मुझे अपने रिजल्ट का इंतजार था। घर के हालात से मजबूर होकर मैंने भाई से जॉब करने की अनुमति ली और मैं एक स्कूल में टीचर की पोस्ट पर भर्ती हो गई। वहां पर मेरी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई जुए की लत में उड़ा न दे। अभी तक ये मेरा डर ही था और ये डर बेवजह भी नहीं था। जो मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ। जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो वो सारे पैसे मेरे भाई ने छीन लिए। बल्कि वो उन पैसों को देखकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, पूरे महीने की मेहनत के बदले इतने थोड़े पैसे क्यों लाई हो। मैं उसे भला क्या कहती, जो बिल्कुल ही बेहयाई और बेशर्मी की हद तक जा चुका था। उसे कभी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं चुप रही। जब पूरे महीने की मेहनत मेरे भाई ने छीन ली तो मैंने साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अब ट्यूशन वाले बच्चों को मैंने कह दिया था कि वे मुझे घर में फीस न दें। मैंने उन ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप से बात की और उन्हें अपनी फीस के बदले घर का थोड़ा बहुत राशन देने का कह दिया, ताकि मेरे घर का खर्च चलता रहे। और तनख्वाह का भी मैंने ये हिसाब रखा कि अगले महीने से मैं आधी तनख्वाह एक कमेटी में देना शुरू कर दूंगी और आधी तनख्वाह ही घर लाने लगूंगी। मैंने भाई को नहीं बताया कि मैं ऐसा करना शुरू कर रही हूँ। उसे इतना ही कहा कि कॉलेज वालों ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है। इस पर मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुफ्त के हाथ आते पैसे उसे बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया और 2-3 कमेटियों के पैसे जो मुझे मिले थे अब वहां जमा होने लगे। मैं जानती थी कि मेरे भाई से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अपने लिए जो कुछ भी करना है अपने ही बलबूते पर करना है। अब मुझे जॉब करते हुए 2 साल हो चुके थे और ट्यूशन की मदद से आने वाले पैसों और राशन की वजह से घर का खाना पीना चल रहा था। बचे खुचे पैसों से मैं घर का किराया भी दे दिया करती थी। मेरा भाई बिल्कुल ही बेशर्मी से अपनी ही बहन की कमाई पर पल रहा था और मेरी कमाई को भी जुए में उड़ा रहा था। ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि मेरे भाई के सिर पर बहुत सारा कर्ज चढ़ता चला गया। मैं उसे अपना भाई ही मानती थी और उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे बिना गाली दिए बात भी नहीं करता था। मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था जो मेरे सिर पर हाथ रखता। कर्ज की वजह से भाई अब ज्यादातर घर में ही रहने लगा था और उसे जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि मेरी जैसे ही सैलरी मिलती थी भाई फौरन उसे छीनकर जुए में उड़ा देता था। बाकी का पूरा महीना वो घर पर पड़ा रहता था और एक दिन तो हद ही हो गई जब कर्जदार अपना कर्ज वसूल करने के लिए घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। जब भाई ने उनसे कुछ समय मांगा तो वे भाई को मारते पीटते अंदर घुस आए और उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे भी बांह से पकड़ लिया और भाई से कहने लगे, अगर कर्ज नहीं दे सकता तो फिर अपनी बहन हमारे हवाले कर दे। मैं उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन ये बात सुनकर भाई को गुस्सा आया और वो उनसे लड़ने लगा। उन्होंने भाई को धमकी दी कि अगर तुमने 1 महीने में पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हारी बहन को उठाकर ले जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। ये कहकर वे लोग चले गए। पहली बार मैंने भाई के ऊपर गुजरने वाली मुसीबत का अंदाजा किया और मेरे अंदर की बहन की मोहब्बत जाग गई। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। मैंने भाई से पूछा, कर्ज की रकम कितनी है? पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया, फिर एकदम से जमीन पर बैठ गया। वो मुझसे नफरत तो करता था, लेकिन जानता था कि मैं उसी की जिम्मेदारी हूं। बेशक वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा था। वो कहने लगा, पैसे बहुत ज्यादा हैं, तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। मैं फिर भी जिद करते हुए भाई से पूछा, नहीं, तुम मुझे बताओ कितना कर्ज है, मैं कोशिश करूंगी कहीं से पैसे लेकर तुम्हें दे दूं। मैं जानबूझकर भाई को अपने अकाउंट और कमेटियों से जमा होने वाले पैसे का नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि फिर वो सारे पैसे ही ले लेता। लेकिन भाई को ये बात कहना भी मेरी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की रकम 5 लाख है। उस समय तक मेरे अकाउंट में लगभग 12 लाख मौजूद थे, जो मैंने अपने भविष्य के लिए जमा कर रखे थे और प्राइवेट मास्टर्स की परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। मैंने भाई से कहा, भाई, अगर तुम वादा करो कि आगे से जुआ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारा ये कर्ज चुकाने की कोशिश कर सकती हूँ। भाई एकदम मेरी तरफ हैरत से देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम कोई गलत काम तो नहीं करने वाली? मैंने भाई से कहा, भाई ऐसी बात नहीं है, आप परेशान न हो, आप चाहें तो मेरे साथ चलो। वो कहने लगा, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन भरोसा मत तोड़ना। पैसे मिलने की बात सुनकर वो मुझसे नरमी से बात कर रहा था।
मैंने उसे दोबारा वादा करने को कहा तो उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर वादा कर लिया कि अगर मैं उसका कर्ज चुका दूं तो वो दोबारा जुआ नहीं खेलेगा। मैं ये भूल गई थी कि गलत कामों में पड़े हुए लोगों के वादों का भी कोई भरोसा नहीं होता और वे मौका मिलते ही अपना वादा तोड़ बैठते हैं। भाई की मोहब्बत में अंधी होकर मैंने जानबूझकर उसे 10-15 दिन बाद पैसे लाने का कहा, क्योंकि अगर मैं फौरन पैसों का इंतजाम कर देती तो उसे शक हो सकता था। आखिरकार 16वें दिन मैंने भाई को 5 लाख लाकर दिए और कहा कि ये कर्ज की रकम है जो हर महीने किस्तों में वापस करनी है। भाई तो पैसे देखकर पागल ही हो गया था। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फौरन सारे पैसे उठाकर घर से बाहर निकल गया। उस रात बहुत देर बाद घर वापस आया और वो नशे में लथपथ लग रहा था। पहली बार भाई नशे की हालत में घर आया था। मैंने गुस्सा करते हुए कहा, भाई तुमने वादा किया था कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। तो वो हंसने लगा। बस ये आखिरी दिन था, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि भाई से पूछूं कि कर्ज की रकम सच में कितनी थी, क्योंकि उस वक्त वो नशे में था। हो सकता है भाई ने भी मुझसे झूठ बोला हो। मैं यूं ही भाई से पूछ लिया, कर्ज कितना था? तो वो कहने लगा, कर्ज तो 4 लाख का था, वो तो मैंने चुका दिया है, पर मैंने 1 लाख का दांव खेला है, जिसमें से ज्यादातर पैसे तो हार गया हूं। अब मेरे पास सिर्फ 10,000 बचे हैं। ये सुनकर तो मेरे गुस्से की हद न रही। मैं गुस्से से भाई पर चिल्लाने लगी, तुमने मेरी इतनी मेहनत से जमा किए हुए पैसे खर्च कर दिए। अब मैं कर्ज देने वालों को क्या जवाब दूंगी और हम कर्ज कैसे वापस करेंगे? मेरे गुस्सा करने और चिल्लाने पर भाई, जो पहले से ही नशे में था, उठकर खड़ा हुआ और मुझे बालों से पकड़कर मारने लगा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। तुम जॉब कर रही हो और कर्ज भी तुमने ही लिया है, तो तुम ही ये कर्ज चुकाओगी। मैं मार खाते हुए भाई से कहा, वो पैसे भी तुम छीन लेते हो। ये सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मुझसे जबान चलाने की जरूरत नहीं है। उस दिन भाई ने नशे की हालत में मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मारते मारते बहुत थक गया और फिर चारपाई पर पड़कर सो गया। मुझे लगा कि मैं किसी जानवर के जंगल में आ फंसी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मेरी जमा की हुई इतनी बड़ी रकम भाई उड़ा चुका था, लेकिन यह भी किस्मत थी कि मेरी इज्जत अभी तक सुरक्षित थी, वरना उन गुंडों का कोई भरोसा नहीं कि वे अपने पैसे हासिल करने के लिए मेरी इज्जत पर भी हाथ डाल देते। ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं अब कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। सुबह होते ही जब भाई नशे के चंगुल से निकला तो उसने मुझे देखा और उसे रात की सारी बात याद आ गई। मेरे पूरे चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दुख रहा था, यहाँ तक कि मेरी कलाइयों पर भी निशान थे। भाई की आंखों में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी छलकी तो मैंने मौका देखते हुए रोते हुए भाई से कहा, भाई भगवान के लिए तुम गलत काम छोड़ दो, अभी समय है, सुधर जाओ। भाई खामोश रहा और चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। उस दिन वो जल्दी ही घर वापस आया और आकर थका हारा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसे पूछा, भाई क्या हुआ? तो वो कहने लगा, कुछ नहीं। मैंने पूछा, तुम बताओ तो सही। तो वो कहने लगा, मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा, सब मुझे जुआरी समझते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। मैं अब क्या कर सकती थी? लोगों का डर सही था। जुआरी को जुए की लत लग जाए तो वो कुछ नहीं देख सकता। लोग उसे इसीलिए काम नहीं देते थे कि वो उनका पैसा ले उड़ेगा। मैं वहां से हट गई और उसके लिए खाना बनाने लगी। अगले महीने से मैंने अपनी पूरी तनख्वाह कमेटी में देना शुरू कर दिया, ताकि मैं अपना नुकसान पूरा कर सकूं और कुछ इतने पैसे जोड़ सकूं कि आगे की पढ़ाई करने के बाद किसी अच्छी जगह पर जॉब कर सकूं। भाई ने दोबारा जुए का सिलसिला शुरू कर दिया था। भाई की उम्र 28 साल हो चुकी थी और मैं 25 साल की हो गई थी। मेरा मास्टर्स पूरा हो गया था और मेरे अकाउंट में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। एक बार फिर जुए के सिलसिले की वजह से भाई पर कर्ज हो गया था और वे गुंडे फिर घर आ गए थे। उन्होंने फिर से मुझे दिखाते हुए भाई को धमकाया कि अगर तुमने पैसे 1 महीने में नहीं दिए तो फिर हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने ही बेइज्जत करेंगे। यह कहकर वे लोग चले गए। मैंने भाई की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखा तो इस बार उसका सिर भी झुका हुआ था और वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कहा, भाई अभी तो पिछला कर्ज भी नहीं उतरा, अब तो मैं तुम्हें कहीं से कर्ज भी नहीं लाकर दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहा था और अब मुझे उसकी नजरों से डर लग रहा था। कुछ देर बाद वो उठकर बाहर चला गया। इस बार उसने मुझे कर्ज की कोई बात नहीं की। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद और भाई का खाना तैयार करके रखने के बाद बाहर सो रही थी। उस समय आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी और भाई घर नहीं आया था। मैं उसका खाना तैयार करके रख देती थी। वो आता था और खा लेता था और कभी कभी मुझे खाना ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता था।
तभी मुझे घर में कुछ बातें करने की आवाज सुनाई दी और हैरान हुई कि घर के अंदर से आवाज आ रही है। और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे के दरवाजे पर 2 लोग खड़े हैं, जिनमें से एक मेरा भाई है। मैं एकदम से डर गई और सोने का नाटक करते हुए उनकी बातें सुनने लगी। तभी हल्की सी आवाज के साथ मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। आने वाले ने मेरे कमरे की लाइट ऑन कर दी। भाई उस आदमी से कह रहा था, देख लो यही है, तुम परसों आकर इस लड़की को ले जाना, क्योंकि एक रात तो मैं इसके साथ गुजरूंगा। अरे ये मेरी सगी बहन नहीं है, मैं तो बेकार में ही इसे बहन समझ बैठा था। इसके साथ तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। इतनी खूबसूरत नाजुक कली मेरे घर में मौजूद है और मैंने अब तक इसका रस नहीं पिया है। पहले इस कली पर मेरा हक है, उसके बाद ये कली दूसरे भंवरे के पास जाएगी। ये कहकर उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा, जो भूखी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके बाद भाई घर से बाहर चला गया। पीछे पीछे वो आदमी भी चला गया। वो दोनों घर के दरवाजे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उस आदमी ने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, बस तुम किसी दिन इसे बेहोश कर देना और मुझे बुला लेना, मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कल तक मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला भाई आज मेरी ही इज्जत का प्यासा बन गया था। कैसे वो अपने आप से किया हुआ वादा भूल सकता था? गलती शायद मेरी भी थी। मैं कैसे उसे अपना भाई समझ बैठी थी? सच ही तो कह रहा था। उसका और मेरा रिश्ता ही क्या था? ना माँ एक थी न पिता एक थे। हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था। वही रिश्ता था जो एक गैर मर्द और गैर लड़की के बीच होता है। वो खुद पहले मेरी इज्जत को तार तार करके अब मुझे ही बेचकर पैसे कमाना चाह रहा था। मेरे पूरे शरीर में नफरत की चिंगारियां भड़क उठीं, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कमजोर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई ने उस आदमी से कहा, ठीक है तुम कल आ जाना। मैं समझ गई कि अब मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ने में देर नहीं है। वो आदमी चला गया था। मैं वापस आकर लेट गई। लेटने से पहले मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर ली थीं। उस पूरी रात मैंने बेचैनी से करवटें बदलते हुए गुजारी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो जितने पैसे अब तक कमेटी में जमा करवाए थे, वो कमेटियां निकलने से पहले ही वापस ले लिए और जुर्माने के तौर पर उसमें से कुछ रकम भी भर दी। वो सारे पैसे मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा दिए। अब मैं इस घर से भागना चाहती थी, जहां पर मेरी इज्जत और जिंदगी की बोली लग रही थी। घर जाते हुए रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर रुकी और वहां से अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए कुछ सामान भी लिया। घर वापस आई तो भाई घर में ही बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। आज उसके बोलने का अंदाज बहुत ही नरम था। वो मुझसे सामान्य तरीके से बात कर रहा था। मैं जानती थी ये सब दिखावा और ढोंग है। भाई कहने लगा, तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध जलेबी लेकर आता हूँ। ये जिंदगी में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ लाकर देने को कहा था। मैं सब समझ रही थी, लेकिन भाई को शक में डालना भी सही नहीं था। मैंने कहा, ठीक है भाई तुम ले आओ, फिर बैठकर हम खाना खाएंगे। मैंने उस दिन मटर पनीर बनाया था, क्योंकि वो भाई को बहुत पसंद था। थोड़ी देर बाद भाई दूध जलेबी ले आया। मैंने कहा, भाई खाना तैयार है, खा लो। वो खाना खाने के लिए बैठ गया। मैंने उसकी कटोरी में सब्जी डाल दी। जैसे जैसे वो खाना खाता जा रहा था, अपना सिर हाथों में पकड़ता जा रहा था। उसका सिर चक्कर आने लगा था। थोड़ी ही देर में वो जमीन पर बैठ गया। कहने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने भाई की सब्जी की कटोरी में एक नशे की गोली मिला दी थी, जिसका नशा बहुत तेज था। मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं घर से भागूं तो भाई मेरा पीछा करे। मैं उसी की तरफ ऐसे देख रही थी और वो भी अब पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, ये सब तुम्हारी हरकत है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां भी भाग जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा कहते कहते भाई ने जेब से फोन निकाला और अपनी आंखों को मसलते हुए नंबर डायल करने लगा। मैंने उसके हाथ से फोन छीन लिया। इससे पहले ही वो फोन कर चुका था, आकर इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो ये भाग जाएगी। ये सुनकर मैं डर गई, क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ देर बाद ही वो इंसान भी मुझे पकड़ने के लिए आ जाएगा, जिससे मेरे भाई ने सौदा किया है। मैं खामोश खड़ी रही और भाई यूं ही मुझे धमकाते हुए बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद मैं जल्दी से अपना सामान समेटा और अपने आप को एक चादर में लपेटकर घर से बाहर आ गई। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी। बस भगवान के भरोसे ही घर से बाहर निकल खड़ी हुई थी। घर से बाहर निकलकर मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ जाने लगी। मेरा इरादा था कि मैं अब इस शहर से निकलकर किसी बड़े शहर में चली जाऊंगी, ताकि मुझे भाई आसानी से ढूंढ न सके। वहां बड़े शहरों में गर्ल्स हॉस्टल में मुझे रहने की जगह मिल जाएगी। अब तो मेरे पास अच्छी शिक्षा भी थी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मेरे बैंक अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम मौजूद थी, जिससे मैं अकेली ही काफी समय तक अपना गुजारा कर सकती थी। मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ जा रही थी कि तभी एक ट्रक के हॉर्न की तेज आवाज ने मेरा ध्यान भटका दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक बड़ा सा ट्रक तेजी से मेरी तरफ आ रहा था।
डर के मारे मैं संभल न सकी और मेरा पैर फिसल गया। मैं लुढ़कती हुई सड़क के किनारे जा गिरी। ट्रक एकदम से रुका और उसके ड्राइवर ने बाहर झांका। मेरी चीख सुनकर वो इंसान परेशान हो गया और एकदम से ट्रक को साइड में करते हुए उठकर पीछे की तरफ आया और टॉर्च जलाकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे देखकर वो हैरान हो गया और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वो मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो? ट्रक में कैसे आ गई? मैंने उसके पैर पकड़ लिए और कहने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकलने को मत कहना। ये कहकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने अपनी पहचान बताने के लिए उसे अपने बैग से सारे पेपर निकालकर दिखा दिए, जिसमें मेरा एक पहचान पत्र, मेरा आधार कार्ड भी रखा हुआ था। मेरे सारे पेपर देखने के बाद वो इंसान हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एकदम से हैरान परेशान खड़ी थी कि आखिर मेरे पेपर्स देखकर ऐसा क्यों रो रहा है। तभी उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा और कहने लगा, हर्षिता दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने अपना आधार कार्ड मेरे सामने रख दिया। मेरा आधार कार्ड देखकर जो हाल मेरा हुआ वही उसका हुआ। मैं फटी आंखों से उसे देख रही थी और फिर जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं एकदम से उसे पहचान गई। ये तो मेरा छोटा भाई था जिसे मेरे पिता ने जबरदस्ती अपने पास रख लिया था। मैं इस अचानक हुए हादसे से स्तब्ध थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जब उसके पैरों में गिरी हुई थी, उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया और मेरा सिर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, भगवान बहुत बड़ा है। फिर उसने भी मुझे अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मेरा वो जालिम पिता कब का मर चुका है और उसकी जिंदगी खत्म होने के बाद उसने मेरे भाई ने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया। ये ट्रक भी उसका अपना था और उसके लिए उसने कोई ड्राइवर नहीं रखा था, क्योंकि उसे बचपन से ही मेहनत का शौक था। उसने अपने पिता से मिलने वाली जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर ये ट्रक लिया था और उसे चला रहा था। अब वो इसी बड़े शहर में ही रहता था और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैं भगवान के इस चमत्कार पर हैरान थी कि वो कैसे लोगों को अपनों से मिला देता है। उसके बाद की कहानी बहुत छोटी है। मेरा भाई मुझे अपने साथ ले गया और बाकी जायदाद उसने मेरे नाम कर दी और कहने लगा, ये तुम्हारा हक है, इसे लेने से तुम मना नहीं करोगी। मेरे पिता ने मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था, जिसकी वजह से उसे ये ट्रक ड्राइविंग का काम करना पड़ा था। भाई ने खुशी खुशी मुझे जॉब की इजाज़त दे दी थी और आज मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। भाई की मोहब्बत क्या होती है, मैंने ये अपने भाई के साथ जाना। मेरी छोटी सी तकलीफ पर वो तड़प उठता है। मुझे अपनी हथेली का चंदा बनाकर रखना है। वो भी शायद मोहब्बत का तरसा हुआ था। अकेले ही जिंदगी गुजारी थी। मैं भी उसे भरपूर बहन का प्यार दे रही हूँ। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। भाई ने मेरी शादी भी करवा दी है। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और आज मेरे भाई की शादी है। मैं सोच रही हूँ कि अपने पति से कहूँ कि मुझे अब भी भाई के साथ ही रहना है। मेरा भाई बहुत अच्छा है और इसी तरह मेरा पति भी बहुत अच्छा है। आज तक मेरा भाई मेरे साथ रहता आया है। मैं चाहती हूँ जब भाई की शादी हो जाए तब भी हम सब लोग साथ में मिलकर रहें। मेरे पति ने मेरी बात मान ली है। मैंने भाई से भी कहा कि भाई जब आपकी शादी हो जाएगी तब हम सब मिलकर एक ही घर में रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। शादी के बाद भाई भाभी मैं और मेरा पति एक ही घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।